ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल की फोर्थ क्लास में, है ना। तो ट्रायंगल की ये फोर्थ क्लास है और 3 क्लासेस से पहले हो चुकी हैं, जिसमें मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और जितने भी ट्रायंगल्स हैं उनके बारे में आपको बताया। आज हम लोग इसको थोड़ा सा और राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलावा और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी बात करते हैं, है ना। तो देखिए, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने जो देखा उसमें एक कॉन्सेप्ट अगर आपको याद आ रहा होगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि हम लोग सर्कम रेडियस और इन रेडियस को पढ़ चुके हैं। सर्कम रेडियस का मतलब कैपिटल आर और इसका मतलब है स्मॉल आर, ठीक है, इसको हम पढ़ चुके हैं। अगर सर्कम रेडियस और इन रेडियस की डिस्टेंस की बात करें, है ना, डिस्टेंस बिटवीन आर एंड स्मॉल आर, देन ये क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर, ठीक। ये एक तरह से फॉर्मूला होता है ना। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर का फॉर्मूला है, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर मैं ए बी सी ऐसे ले लेता हूँ, मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। अब इसका जो कैपिटल आर होगा, है ना, कैपिटल आर जो होगा वो कितना होगा, इसका जो कैपिटल आर होगा वो 5/2 हो जाएगा। और स्मॉल आर कितना आएगा, स्मॉल आर होता है 3 + 4 - 5/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 मतलब 1 आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी, 1, एंड कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो यहाँ से अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देता हूँ तो कैपिटल आर हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/2 इंटू 1 का अंडर रूट, और ये से कट जाएगा, ये 25/4 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 5 आएगा, ये ऐसे आ जाएगा। जब ये सॉल्व होगा तो ये देखिए रूट में कितना आएगा, 5/4 आ जाएगा। और अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो 1/2 आ जाएगा बाहर, √5। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया कैपिटल आर और स्मॉल आर का। इस तरह से मैं इसका डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। एक तरह से ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो इन दोनों के बीच की दूरी को बताता है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पे इस ट्रायंगल की जो साइड है वो ये 13 दी गई है, और यहाँ से एक मैं इसके अंदर एक इन सर्कल बना रहा हूँ। इस इन सर्कल की रेडियस आपको दी गई है स्मॉल आर, और मुझे क्या बताना है इसमें, अगर आपको ट्रायंगल में एक साइड दी जाए और उसमें इसकी रेडियस की वैल्यू दी जाए, मान लीजिए ये दिया गया 4, ट्रायंगल में सर्किल
इन सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर दी गई है और बेस की जो लेंथ है वो यहाँ पे 13 दी गई है ना। और आपको बताना है फाइंड ए बी और ए सी, ए बी एंड ए सी, ठीक है। फाइंड ए बी एंड ए सी, ये आपको बताना है। इसको अगर आप 12 ले लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, ये कितना ले लिया मैंने? 12 ले लिया। अगर मान लीजिए ये 12 है, देन हमारा क्वेश्चन क्या होगा? ए बी एंड ए सी की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ पे। तो आप बताइए, अगर ये 12 है तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर इसमें जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूँ, ऐसे मिला दूँ इसको, तो आप देखिए ये वाली लेंथ इक्वल होगी, क्योंकि एक तरह से हमारा ये दो ट्रायंगल हैं, ये यहाँ पे 90 90 आएगा ना, ये टेंजेंट की तरह काम कर रही है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर पड़ेगा वो इसको बाइसेक्ट करेगा। इस टाइप से आप ले सकते हैं इसको। तो अगर ये 6 है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। और अब मुझे बताना है कि आखिर ये वैल्यू ए बी और ए सी की कितनी आएगी, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो आप बताइए कि अगर मैं इसको चेक करूं तो कैसे आएगा इसका आंसर। ये 6 अगर है, या तो आप ऐसा करिए कि इसको 6 नहीं, इसको मैं 8 लेता हूं, और यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, ये अगर डी लिया जाए तो डी सी 8 दिया गया है और आपको बी डी 6 दिया गया है, ऐसे दिया गया है। तो ये 6 है तो ये 6 हो जाएगा, और ये 8 है तो ये 8 हो जाएगा, और ये मुझे पता नहीं है। ये जो ए, इसको मैं एफ मान लेता हूँ, इसको ई मान लेता हूँ, तो ए एफ और ए ई की जो वैल्यू है हमें अननोन है, ये अपने को नहीं दी गई है। और यहाँ से हमें ए ई और ए एफ की अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालें? जब तक ए ई और ए एफ नहीं आएगा तब तक की ये जो लेंथ है ये पूरी नहीं निकल पाएगी। तो चलिए बात करते हैं इस पर। सबसे पहले स्मॉल आर इक्वल टू होता है डेल्टा अपॉन स्मॉल एस, और जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार करवा चुका हूँ पिछली क्लासेस में, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्टिव तरीका बताया था, ये सब्जेक्टिव वाला वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाया था, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसको सब्जेक्टिव वे में कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आर इंटू स्मॉल एस, और ये डेल्टा का मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये कितना होगा स्मॉल एस के फॉर्म में, एस माइनस ए, ऐसे रूट में आएगा ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरह से आएगा। और जब मैं बोथ साइड का स्क्वायर करूँगा तो ये आर स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, और ये आएगा स्मॉल एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एस से एस कट गया, और यहाँ पे आप देखिए आर की वैल्यू अपने को दी गई 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आएगा, 16 इंटू स्मॉल एस इक्वल्स टू। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल एस की वैल्यू क्या आएगी? स्मॉल एस यहाँ पे कितना आएगा? अगर मैं इसको एक्स मान लूँ तो यहाँ पे 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 8 और 6 14 बाई 2। जब ये सॉल्व होगा तो देखना 8 6 14 14 14, मतलब 28 प्लस 2x अपॉन 2 आएगा, जो कि कैंसिल होने के बाद 14 प्लस एक्स बचेगा। तो 14 प्लस एक्स आप यहाँ पे ले सकते हैं, और इक्वल्स टू में 14 प्लस एक्स में से जब आप a को माइनस करेंगे, मतलब एक तरह से 14 को माइनस करेंगे तो x आएगा। s माइनस बी अगर लिखेंगे तो b मतलब 6 प्लस एक्स को इससे माइनस करिए तो ये आएगा -6 माइनस एक्स, एक्स कट जाएगा और ये आ जाएगा 8, ये आएगा यहाँ पे 8। और जब आप यहाँ पे s में से c माइनस करेंगे, मतलब 8 प्लस एक्स को माइनस करेंगे इससे, तो 6 आएगा।
यहाँ पे आ गया 6। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगी। तो x की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, 16 इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल टू 48x। 16 से काटिए 3 टाइम्स और ये आ गया 14 प्लस एक्स इक्वल टू 3x और x उधर जाएगा तो 14 इक्वल टू 2x आएगा और इससे कटेगा 7। तो जो x की वैल्यू आ गई है वो अपने पास 7 आ गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो अगर x यहाँ पे 7 आ गया है तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी 13 और ये भी 7 होगा तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी 15। तो ये एक ट्रायंगल आ गया है जिसकी लेंथ ये 14 है, ये 13 है और ये 15 है। और अगर आपको याद हो कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी लेंथ 13, 14, 15 दी गई है तो उसका एरिया क्या आया था, उसका एरिया आया था 84। हमारा एरिया कितना आ गया था उसका 84 और इसमें स्मॉल एस कितना निकल के आया था 21। ये पूरा एक सेट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव तरीका इसका क्या बताया गया था, ऑब्जेक्टिव तरीका इसका ये बताया गया था कि अगर एक साइड दी गई है 14 और ये रेडियस दी गई है 4 तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर कभी भी एक ट्रायंगल जिसकी साइड 14 और 4 ये दिया गया है तो आपको इंट्यूशन होना चाहिए कि 13 एंड 15 दो साइड्स हो सकती हैं, है ना। जो भी डेटा है वो अगर माइंड में है तो ऐसा कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ पे आप नोट लिख लीजिए कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर साइड्स दी जाएं 13, 14, 15 तो इसकी स्मॉल आर कितनी आती है निकल के 4, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका एरिया निकल के कितना आता है, इसका एरिया निकल के आता है 84 और इसका स्मॉल एस कितना निकल के आता है 21। तो ये आपको एक रिजल्ट है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, इससे आपको हेल्प मिलेगी कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए इसके आगे बात करते हैं। ये ट्रायंगल एबीसी है। अगर बात की जाए, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल। तो इसकी सभी साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। इसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और एक पॉइंट अगर मैं कोई ले लूँ यहाँ पे रैंडमली, एक पॉइंट ऐसे ले लूँ P, ऐसे रैंडम एक मैंने पॉइंट ले लिया। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर इसमें डाला, यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने इस पर डाला और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मैंने इस पर डाल दिया। ठीक है, इस तरह से ले लिया। अगर मैं इन पॉइंट्स को तीनों परपेंडिकुलर को अगर मैं P1, P2, P3 ले लूँ तो आप देखिए अगर मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ, इसको ऐसे मिला देता हूँ और इसको भी ऐसे मिला देता हूँ तो ये तीन ट्रायंगल्स अपने पास आ गए हैं। कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल आ गया है बड़ा वाला ABC, ये इक्वल टू होगा ट्रायंगल APB के, ट्रायंगल BPC, ट्रायंगल APC।
अगर तीनों का एरिया लिखा जाए तो अगर हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a²। इसका एरिया क्या होगा, APB का, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो आ जाएगा A इंटू P3। वैसे इसमें हो जाएगा PBC में 1/2 A इंटू P2, इसमें हो जाएगा 1/2 A इंटू, इसमें P1 है, इसमें P2, A इंटू P2। अब देखिए कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 1/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, A भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, ये आ जाएगा। और यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, √3/4 A² के साथ, तो 2 से 2 कट जाएगा, A से A कट गया, तो ये आ गया √3/2A इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब ये अपने आप में एक रिजल्ट आया है, ये आप देख रहे होंगे कि ये वाली जो वैल्यू है ये हाइट है, ये तो हाइट ऑफ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम पढ़ चुके हैं, ये तो हाइट है हमारी। तो मैं लिख सकता हूँ H इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये निकल के आया कि अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर कोई एक पॉइंट P ले लिया जाए और उससे तीनों साइड में परपेंडिकुलर डाल दिए जाएं, तो उन तीनों परपेंडिकुलर्स का सम, उन तीनों परपेंडिकुलर का जो सम होगा वो हाइट के इक्वल होगा, वो हाइट के इक्वल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन इसमें इस तरह से बन सकता है, इफ P1 इक्वल टू √3, P2 इक्वल टू 2√3 और P3 इक्वल टू 4√3 या 3√3, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें P1 P2 P3 की वैल्यू आपको दी गई है 3√3 2√3 3√3 और आपसे पूछा गया है उसका एरिया बताइए। तो सबसे पहले एरिया निकालने के लिए मैं उसकी हाइट को निकाल सकता हूँ इस रिलेशन के थ्रू। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप आराम से बता सकते हैं, वरना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, सॉल्व करना इतना आसान नहीं है इसमें। तो अगर यहाँ पे हाइट कैलकुलेट की जाए तो हाइट क्या आएगी, √3 प्लस 2√3 प्लस 3√3। जब सबको ऐड करेंगे तो हाइट अपने पास आ जाएगी 3 प्लस 2 6√3 और हाइट होती है हमेशा √3/2A इक्वल टू 6√3। √3 से √3 कट जाएगा और A अपने पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगर A अपने को आ गया है तो फिर हम इसका एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, इसका एरिया भी आराम से फाइंड किया जा सकता है। किसका एरिया, ट्रायंगल का। क्या होगा, √3/4A² और √3/4A² जब मैं अप्लाई करूँगा तो A की वैल्यू है 12 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 12 × 12 4 से 3 बार, और यहाँ से आ जाएगा 36√3 36√3। ठीक, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 36√3। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, किसका, ट्रायंगल के एरिया का, ट्रायंगल के एरिया का ही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं इसके आगे।
तो ये क्वेश्चन हमने किया इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब बात करते हैं इसके आगे राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए अगर कुछ हो सकता है तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस इसमें बनाए जा सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक इन सर्कल है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर है। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो ये तो हमारा स्मॉल आर होगा, ये भी स्मॉल आर होगा, और ये 90, ये भी 90, ये 90 और ये 90, ये आर है तो ये भी आर होगा। तो आप बताइए ये जो अपना ये जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, अपना इन सेंटर हो जाएगा आई, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला मैं जानता हूँ ऑर्थो सेंटर होता है, क्योंकि ये हाइट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस वजह से ऑर्थो सेंटर होगा। अगर मैं बात करूँ कि आखिर ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वाली, तो ये निकालने के लिए क्या करें, पहले ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये तो आर हो जाएगी, ये आर है, ये आर है, तो ये r√2 हो जाएगी, r√2 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तरह से ये डिस्टेंस आ गया है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर कितनी आ गई, √2r, कितनी आ जाएगी, √2r। तो ये आपको याद रखना है कि अगर कभी भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर की जो बीच की दूरी होगी, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर की जो बीच की दूरी होगी वो √2r हो जाएगी, ठीक है। सर्कम सेंटर मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर इसके बाहर एक सर्किल है और सर्कम सेंटर एग्जैक्टली इसके मिड में होगा, ये इसका मिड पॉइंट अगर है तो सर्कम सेंटर इस एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा, और ये हो जाएगी कैपिटल आर, ये हो जाएगी कैपिटल आर। और अगर हम इसको ऐसे मिला दें ये वाली लेंथ, तो ये भी हो जाएगी कैपिटल आर। तो ये तीनों लेंथ हो जाएंगी कैपिटल आर, ठीक है। अगर एक वैल्यू दी गई है तो आप इसकी आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का आधा कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ऐसे ले सकते हैं। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इस तरह से ही आ जाएगा। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा और हम चेंज करें कुछ, तो चेंज क्या कर सकते हैं, 1/2,
अगर मैं b को देखूं, b की जगह अगर मुझे कोई और वैल्यू लिखनी हो c के फॉर्म में, तो क्या लिखूंगा, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन सी। तो b इक्वल टू हो जाएगा c कॉस थीटा। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई कर दूँ तो ये होता है a अपॉन सी, और a इक्वल टू हो जाएगा c साइन थीटा। a और b की वैल्यू मैं यहाँ से इसमें इंसर्ट करा सकता हूँ। तो जरा डाल दीजिए आप, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c कॉस थीटा, और ये हो जाएगा c साइन थीटा। अगर हम इसमें थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो मैं इसमें 1/2 c इंटू सी स्क्वायर को बाहर ले सकता हूँ, और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। ये क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटा में क्या हो जाएगा फिर, सी स्क्वायर बाई 4 साइन 2 थीटा। ये भी एक तरह से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है, ये भी एक तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें, एक ऐसा एरिया आ गया है जो अपने को केवल साइड सी पर डिपेंडेंट है, ए और बी वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, केवल साइड सी पर डिपेंड कर रहा है। साइड सी अगर दी जाए और एक एंगल दिया जाए थीटा, तो आप आराम से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे मैं मान लीजिए दे देता हूँ इफ c इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 22.5 डिग्री, देन फाइंड एरिया। तो एरिया कैसे निकालें, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 1c स्क्वायर, मतलब कि 6 का स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का मतलब हुआ साइन इसका 22.5 का डबल करेंगे, तो 22.5 का डबल कितना होगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री यहाँ पे आएगा, और 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 36 हो जाएगी। 45 होता है √2, 4 से काटिए 9 बार, तो ये रहेगा 9√2। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो एरिया का आ चुका है, कितना, 9√2। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान देना है कि ये वाला जो एंगल है 22.5, ये आपको ध्यान देना है कि ये हमेशा एक ऐसा एंगल आएगा जिसको डबल करने पर या तो 30 आएगा या 60 आएगा या 45, जो वैल्यू हम जानते हैं हमें आराम से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वही वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी। ठीक है, कई बार आपको ये वाला एंगल नहीं देगा, आपको ये वाला एंगल देगा, है ना, ये वाला एंगल नहीं देगा, ये वाला एंगल देगा। तो अगर मैं इसको लिख लूँ, अगर ये 22.5 दिया गया था मान लीजिए, तो ये कितना होगा, 67 1/2 होगा, है ना। दोनों को मिला के 90 होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल देगा तो भी मैं 90 में से माइनस करके ये वाला निकाल लेता। अगर ये वाला एंगल दिया होता तो मैं ये वाला 90 में से माइनस करके फाइंड कर लेता, और फिर मैं उसको यूज़ कर लेता। कई बार क्वेश्चन 15 डिग्री में भी आ चुका है, 15 डिग्री यहाँ पे दिया जाएगा, तो 15 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे 30 आएगा, और 30 से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इसमें फॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने देखा था कि एक मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ किया तो इसके अंदर ये जो दो ट्रायंगल छोटे आ रहे हैं ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही निकल कर आ रहे हैं। ये 90 डिग्री है और ये दोनों सिमिलर हैं बड़े वाले ट्रायंगल के, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है। ये अगर थीटा है तो फिर ये 90 माइनस थीटा है, और ये 90 है तो फिर ये थीटा है। इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह से बना लूँ, तो देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं ले रहा हूँ, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो दो ट्रायंगल बन के आ रहे हैं इस राइट एंगल के अंदर, ये दोनों भी एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर सिमिलर है इस बड़े वाले ट्रायंगल के। तो यहाँ पे आप देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप कितने भी ट्रायंगल बना लें वो सभी सिमिलर होंगे बड़े वाले ट्रायंगल ABC के, ठीक है। तो उसमें जो सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है वो यही वाली है कि अगर ऐसे ट्रायंगल्स आते हैं या इस तरह से ले सकते हैं, तो आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिमिलैरिटी है वो कैसे आती है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ABD के, और ये सिमिलर है ट्रायंगल BDC के, ठीक है, BDC के। और वैसे यहाँ पे आप ले सकते हैं ट्रायंगल AFE सिमिलर है ट्रायंगल AFE DGC के, और ये सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। तो ये सिमिलैरिटी आपको पता होनी चाहिए, ये सिमिलैरिटी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, है ना। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटी का एक थोड़ा सा एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है और यहाँ पे ये मिड पॉइंट को मिलाने वाला एक और ट्रायंगल है जो ट्रायंगल ABC के अंदर बन रहा है। तो ये सभी मिड पॉइंट्स हैं, पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए। मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, और ये भी मिड पॉइंट है, ठीक है। ये तीनों मिड पॉइंट्स, इनको मिलाने वाला ये जो ट्रायंगल है इसमें देखिए एंगल्स पर बात करते हैं ज़रा। अगर ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, और यहाँ पे अगर मैं इसकी AFDE की बात करूँ AFDE की, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ये हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा,
और ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पैरेललोग्राम FECD की, तो यहाँ पे इन दोनों का भी सम क्या होगा, एक तरह से इक्वल ही होगा, है ना। इन दोनों का सम भी इक्वल होगा, मतलब सम क्या होगा, मतलब एक तरह से एंगल जो है आमने सामने वाले बराबर होंगे। तो अगर हम बात करें इन दोनों एंगल्स की तो ये भी बराबर होंगे और वैसे ही ये वाले एंगल्स भी बराबर होंगे। तो इस तरह से मैं ले सकता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ये वाला एंगल कितना होगा, अगर मैं बात करूँ ये वाला एंगल, अगर मैं अल्फ़ा ले लूँ, इसको अल्फ़ा ले लूँ, तो आप बताइए मुझे कि अगर ये अल्फ़ा अल्फ़ा है तो ये वाला फिर कितना होगा, 180 माइनस अल्फ़ा प्लस थीटा, है ना। या इसको आप ऐसे मान लीजिए ये एंगल C है, ये एंगल क्या है C, और ये एंगल A है। तो मैं A और C से सॉल्व कर रहा हूँ, तो A इधर आएगा, C यहाँ पे जाएगा और B यहाँ पे जाएगा। ऐसे मानिए C यहाँ पर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। हम किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल। तो इस तरह से अगर मैं देखूं तो ये C जो है वो इन दोनों के मतलब आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, वैसे ही इन दोनों एंगल की बात करें तो ये दोनों आमने सामने के बराबर होंगे और वैसे ही ये दोनों भी आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। अगर ये A है तो ये A है, या अगर ये C है B है तो ये भी B है। इस तरह से आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर बात किया जाए कि आखिर ये वाले एंगल्स फिर कितने होंगे, ये दोनों एंगल कितने होंगे और वैसे ही ये दोनों एंगल कितने होंगे। तो आप बताइए मुझे कि अगर मैं बात करूं भाई ये वाले A और B और C का अगर मैं सम देखूं यहाँ पे, तो ये तो पूरा 180 डिग्री होगा। तो ये जो पूरा है 180 डिग्री, तो अगर इसमें C आ चुका है, यहाँ पे क्या आ गया, C आ चुका है। और आप देखिए ये दोनों साइड अगर देखा जाए, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको कैंसिल कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है एक तरह से। तो ये B करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये यहाँ पर भी B होगा और वैसे ये C है तो यहाँ पे भी C होगा, ठीक है। बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये C होगा, तो यहाँ पे भी ABC आ गया, ये B आ चुका है, ये C आ चुका है, तो अब क्या बचा अपने पास, A बचा है, तो यहाँ पे A हो जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे आप बताइए A B आ चुका है तो यहाँ पे C आएगा, अब C आ चुका है, A आ चुका है, तो यहाँ पे B आएगा। इस तरह से ये एंगल्स आ जाएंगे और यहाँ पे भी A आ जाएगा। तो आप देखिए ये पूरा 180 आ गया, ये पूरा 180 आ गया, ये पूरा 180 आ गया। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि अगर सिमिलैरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे ये जो चार ट्रायंगल है ये चारों एक दूसरे के इन चारों के जो एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल आ रहा है ABC बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें भी ABC तीनों एंगल्स हैं। उसके बाद ट्रायंगल AFE, उसके बाद ट्रायंगल BFD और उसके बाद ट्रायंगल DEC। ये चारों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे और सिमिलर होने के साथ साथ ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। ये एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए चेक करते हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। आप बताइए अगर मान लीजिए कि ये वाली साइड की अगर मैं बात करूं ये A है और ये मिड पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, ये क्या है, दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो ये वाली जो साइड होगी वो इसकी हाफ होगी। ये आपको पता होगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल ऐसे दिया गया है, अगर हम मिड पॉइंट को ऐसे मिला दें और इसके पैरेलल लाइन ऐसे बना दें, तो ये वाली जो साइड होती है अगर ये A है तो ये A/2 होगी, मतलब इसका आधा होगी, ठीक है। थेल्स थ्योरम के थ्रू, किसके थ्रू, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम जब हम इसमें लगाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो अगर ये पूरा A है, या कह सकते हैं 2A अगर ले लें हम, तो ये पूरा 2A है तो ये आएगा A। वैसे ही अगर ये 2B है तो
तो ये आएगा B क्योंकि मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये A आएगा, यहाँ पे ये A आएगा, ये B आएगा, ये B आएगा, और अगर ये A आ गया है वैसे ही अगर मैं इस ट्रायंगल में इधर से ऐसे ले लूँ तो इसका आधा है ना, इसका ये 2C होगा पूरा, तो 2C का आधा C यहाँ पे आएगा, ये A आ चुका है, ये 2B का आधा B यहाँ पे आएगा, और अब देखिए ये C आएगा, ये C आएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ये वाला, इसमें भी तीनों साइड ABC आ रही हैं, इसमें भी तीनों साइड ABC आ रही हैं, इसमें भी तीनों साइड ABC आ रही हैं, और इसमें भी तीनों साइड ABC आ रही हैं। तो यहाँ पे ऑल साइड्स ऑल्सो विल बी इक्वल। तो यहाँ पे देखिए ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सभी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इसकी बात करें हम एरिया की, तो एरिया इन सभी का इक्वल होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी 1 हो जाएगा। एरिया वाइज ये चारों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे। अब इसका एप्लीकेशन क्या है ज़रा देखते हैं, ठीक है, इसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो क्वेश्चंस में अगर देखा जाए इसको कैसे अप्लाई करें, क्वेश्चन कुछ टाइप से आ सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है, इसके मिड पॉइंट्स को मैंने मिलाया, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं तीनों, फिर से अगेन वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। देन फाइंड, अगर ये XYZ है, देन फाइंड रेशियो ऑफ ट्रायंगल XYZ और ABC। ABC का XYZ के साथ रेशियो क्या आएगा ये हमें बताना है। तो आप देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये 1-1 के रेशियो में होगा क्योंकि ये एरिया वाइज बराबर होंगे। ये अगर 4 है तो ये 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा, ठीक है। चारों ट्रायंगल का जो एरिया है वो इक्वल होगा। तो अगर पूरा देखा जाए तो ये आएगा 4 4 4 एंड 4 मतलब 16, और ये अपने आप में पूरा एक यूनिट है, तो जो रेशियो आएगा अपना 1:16 आ जाएगा। जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1:16 आ जाएगा, ठीक। इसी में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो देखते हैं। चेक ट्रायंगल ABC, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर कभी भी हम इस ट्रायंगल में इस लाइन के पैरेलल एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर ये DE है और वो DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो फिर देखिए क्या होगा। यहाँ पे अगर ये B है तो ये वाला भी एंगल B होगा, और अगर ये C है तो ये वाला भी एंगल C हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल यहाँ पे ये वाला एंगल तो एंगल A है, ट्रायंगल ABC, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे? सिमिलर होंगे, क्यों?
क्योंकि यहाँ पे तीनों एंगल इसके और तीनों बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल्स बराबर आ रहे हैं। देखने से समझ में आ रहा होगा कि अगर इसमें एंगल चेक किया जाए तो ए बी और सी है, यहाँ पे बड़े वाले में भी ए बी और सी है। ठीक, 3 एंगल यहाँ पर और 3 एंगल बड़े वाले ट्रायंगल में, तीनों क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि सिमिलर है। सिमिलर है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें क्या हो जाएंगी, ए डी अपॉन ए बी, ये इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के, है ना। ऐसे ले सकते हैं हम आराम से। और ये इक्वल होगा डी ई अपॉन बी सी के। ठीक है, ट्रायंगल में ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। एक बात हमें इसमें और समझनी है, ट्रायंगल में जो एरिया का रेशियो, जैसे मान लीजिए 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर मैं इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालूं, मतलब ट्रायंगल ए डी ई का रेशियो ट्रायंगल ए बी सी के साथ निकालूं तो ये ए डी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर होगा और डी ई का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर होगा। कोई भी एक ले सकते हैं, है ना, कोई भी एक साइड आप ले सकते हैं, उसके स्क्वायर में आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये मिड पॉइंट है और ये भी क्या है, मिड पॉइंट है। दोनों मैंने मिड पॉइंट ले लिए, तो फिर ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा और ये 1 होगा, तो ये पूरा 2 हो जाएगा। अगर ये 2 हो गया तो आप बताइए जब मैं रेशियो को लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, ए डी अपॉन ए बी, तो ये आएगा 1/2 और ये बराबर होगा डी ई अपॉन बी सी के, और ये अगर एक साथ ले लिया जाए तो ये 1 हो जाएगा और ये वाली लेंथ 2 हो जाएगी। अगर एरिया का रेशियो चेक किया जाए तो एरिया का रेशियो बताइए कितना होगा, ये पूरा हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ट्रायंगल ए बी सी डी ई कितना है 1, तो डी 1 का स्क्वायर कितना 1 आएगा यहाँ पे, और इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये रहेगा 1/4। तो ये पूरा ट्रायंगल आएगा 4 यूनिट, पूरा ट्रायंगल आएगा 4 यूनिट और ये है 1 यूनिट। ये कितना है 1 यूनिट। तो ये नीचे वाला कितना बचा 3 यूनिट, ये नीचे वाला कितना बचा 3 यूनिट। तो आप अगर बात करें इस ट्रायंगल की और इस ट्रेपेजियम की, ये इस तरह से अब ट्रेपेजियम आ चुका है यहाँ पर, ये क्या आ चुका है, ट्रेपेजियम। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि आप बताइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ई डी बी सी और ट्रायंगल ए डी ई, इन दोनों का रेशियो बताइए। तो ये देखिए कितना आएगा 3:1, क्योंकि यहाँ पे जो 4 यूनिट है वो पूरे ट्रायंगल का एरिया है, 1 यूनिट इस ट्रायंगल का छोटे वाले का है, तो ये बचा हुआ जो आएगा वो 3 यूनिट हो जाएगा ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम क्या है, ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, है ना। तो ये अपना एक तरह से ट्रेपेजियम है, जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल में बात करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। खैर इतना आपको आइडिया होगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है, बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सिमिलैरिटी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिमिलैरिटी कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सिमिलैरिटी को हम इस्तेमाल करते हैं, और वहाँ पे आपको अगर नहीं पता है तो चीज़ें नहीं हो पाती हैं फिर आसानी से, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रेपेजियम में, ठीक है। तो ट्रेपेजियम में भी सिमिलैरिटी होती है, ज़रा देखते हैं कि कैसे होती है, कहाँ होती है।
देखिए अगर ये मैंने एक ट्रेपेजियम लिया है और ये इसके डायगोनल्स हैं AD एंड BC, BD एंड BC, AD एंड BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ही चल रहा है एक तरह से, है ना। ये ट्रेपेजियम की हम जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात एक्चुअली में ट्रायंगल की ही हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल ही है और ट्रायंगल की ही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। तो आप देखिए ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, ये हमें पता होता है यहाँ पे कि AB पैरेलल है CD के, और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो आप देखिए ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब अगर ये अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा होगा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये वाला एंगल अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ABO की और ट्रायंगल DOC की, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर कैसे? ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट्स वाई। इसके तीनों एंगल थीटा अल्फा एंड एक्स, इसके भी तीनों एंगल अल्फा थीटा एंड एक्स, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलरिटी एक तरह से यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। चलिए इसके बाद एक चीज़ आप इसमें और देख लीजिए कि ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, ट्रायंगल ACO, ये इक्वल होगा ट्रायंगल BOD के। किस तरह से इक्वल होगा? एरिया वाइज, मतलब कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हम कह सकते हैं कि बराबर होगा, इक्वल होगा। ये कैसे होगा? देखिए अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में ये वाली तो इसकी हाइट हो जाएगी और इसका जो बेस होगा वो CD होगा, तो इसका जो एरिया होगा वो 1/2 CD इंटू हाइट H हो जाएगा। और अगर मैं ट्रायंगल की इसकी बात करूं, ये वाले ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया वही 1/2 CD इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर ये भी H होगी, तो ये H हो जाएगी। तो अब बताइए दोनों का एरिया क्या है? बराबर है। दोनों का एरिया बराबर है। अगर दोनों के एरिया में अगर देखूं मैं, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो कॉमन है, तो अगर मैं दोनों में से ये वाला पार्ट माइनस कर देता हूं तो इसमें से माइनस हो जाएगा ट्रायंगल COD। तो जब ये इस ट्रायंगल में से COD माइनस होगा, है ना, तो क्या आ जाएगा? AOC आ जाएगा, और यहाँ से भी कितना आ जाएगा? ट्रायंगल BOD आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई सेम नंबर या सेम कांस्टेंट नंबर दोनों किसी दो इक्वल नंबर में से माइनस होगा, सीधी सी बात है कि अगर दोनों एरिया बराबर है, उसमें से मान लीजिए 40-40 है, मान लीजिए इसको 40-40 ले लेते हैं, और ये है पूरा 30, तो 30 के 40 में से माइनस होगा, तो इधर भी 10 आएगा, इधर भी 10 आएगा, तो हम इन दोनों एरिया को इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बोला जाता है, ये जो ट्रायंगल है इसको बोला जाता है ट्रायंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, ट्रायंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये वाला जो ट्रायंगल है ये नॉन पैरेलल साइड पे बना हुआ ट्रायंगल है, इसको बोलेंगे ट्रायंगल ऑन नॉन पैरेलल साइड्स, है ना। ट्रायंगल्स ठीक है। तो यहाँ से हमने ये समझ लिया कि जो नॉन पैरेलल साइड्स पर बने हुए ट्रायंगल्स हैं वो एरिया में इक्वल होंगे। ठीक।
नॉन पैरेलल साइड्स हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है और ये वाली जो आमने सामने की साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, इस वजह से हमने इसको नॉन पैरेलल साइड्स बोला। ठीक है, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं इसमें मैक्सिमम साइज का स्क्वायर इसके अंदर फिट कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में एक मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ अंदर जो मैक्सिमम साइड का होगा। मैक्सिमम साइड का मतलब होगा कि वो इसकी साइड को टच करेगा, अब इससे बड़ा नहीं बन सकता ये। तो अगर मैं इसकी साइड्स को देखूँ तो इसकी साइड्स की लेंथ क्या क्या हो जाएगी, इसकी साइड्स अगर ये x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। ठीक है, इस तरह से हम ले सकते हैं। और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ये अगर मैं थीटा ले लूँ तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 है, ये भी 90 हो जाएगा। और ये 90 ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये थीटा है, ये 90 है तो ये थीटा हो जाएगा। और उस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे जो दो ट्रायंगल आ रहे हैं, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल EFC, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आप देख सकते हैं एंगल इन बड़े वाला ट्रायंगल को भी मैं अगर ले लूँ ABC, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स आते हैं तो वो डेफिनेटली राइट एंगल ट्रायंगल बड़े वाले ABC के सिमिलर जरूर होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। और अगर सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलरिटी अप्लाई होगी। तो चलिए लगाते हैं सिमिलरिटी। हमें एक्चुअली में यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है साइड, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, हमें निकालना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए पहले हमें पता होनी चाहिए साइड्स ऑफ स्क्वायर। साइड्स ऑफ स्क्वायर, और उसका जैसे ही मैं होल स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर DEFB। ठीक, ये आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो अगर मैं इसमें लगाता हूँ, देखिए ऐसी साइड्स लेंगे जो हमें पता है। तो मैं पहले ट्रायंगल इसमें लेता हूँ 90 माइनस थीटा के सामने x, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने क्या आएगा, 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं इसको पूरी साइड्स को ले लेता हूँ, मान लीजिए B, इसको पूरा मैं A ले लेता हूँ, तो अगर ये x है तो ये A माइनस एक्स होगा और ये B माइनस एक्स होगा। ठीक, तो बताइए क्या हो जाएगा, B माइनस एक्स। 90 माइनस थीटा के सामने यहाँ पे x लिया, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने B माइनस एक्स लिया, इक्वल्स टू अब आप लीजिए थीटा के सामने यहाँ पे तो आएगा A माइनस एक्स, और यहाँ पे थीटा के सामने क्या आएगा, x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई AB माइनस AX माइनस BX और प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आएगा। तो ये आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। और जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा
तो देखिए कितना आ जाएगा ये ए एक्स कॉमन ले लीजिए आप यहाँ पे एक्स ए प्लस बी इक्वल्स टू ए बी, और एक्स यहाँ पे आ गया है ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये मेरा एक तरह से रिजल्ट आया है जो कि x की वैल्यू आ गई है ना। x की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिस साइड इंटू दिस साइड अपॉन दिस साइड प्लस दिस साइड, इस तरह से हमारा आएगा x, और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस साइड को ले लेता हूँ, मान लीजिए इसको, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, इसको 4 ले लिया, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसके अंदर बनने वाला जो सबसे बड़ा जो स्क्वायर होगा उसका एरिया क्या होगा, अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगा। तो आप बताइए, पहले तो x निकालूंगा मैं, तो x कितना होगा 3 इंटू 4 अपॉन 3 प्लस 4, मतलब कि कितना रहेगा 12 डिवाइड बाई 7, और एरिया कैसे आएगा 12 अपॉन 7 का होल स्क्वायर, मतलब 144 अपॉन 49। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है।